मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। ओ लेवल्स 3247 के हवाले से एक नई वीडियो के साथ मैं फैज़ुद्दीन अहमद हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज का मौज़ू टाइम मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पर पेपर 2 के हवाले से, जिसमें बच्चे अमूमन इस परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि 2 घंटे के दौरानिए में 3 तफ़सीली जवाबात किस तरह तहरीर किए जाएँ और ख़ास तौर पर अनसीन पैसेज जिसमें खासा वक्त लगता है और जिसकी रीडिंग बच्चों को बाज़ औक़ात मुश्किल लगती है। तो इन तमाम बातों को सामने रखते हुए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस किस्म का होना चाहिए। कैम्ब्रिज उर्दू लर्निंग के चैनल पर बहुत से बच्चे हमारे तालिब इल्म ये तकाज़ा कर रहे थे कि एक मुख्तसर सी वीडियो इसके बारे में बनाई जाए। तो हाज़िर ख़िदमत है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन 2026 पेपर 2 3247। ख़ास तौर पर वो तलबा जो रीडिंग में कुछ मुश्किलात महसूस करते हैं और उनको लगता है कि पेपर 2 में अनसीन पैसेज बहुत मुश्किलात पैदा करता है। तो उनके हवाले से सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ओ लेवल्स 3247 के हवाले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो किताब है, बुक 1, उसमें बेशुमार इबारतें नस्र की और मुख्तलिफ जो नज़्म के टुकड़े हैं, मुख्तलिफ बंद हैं, उसको मश्क के लिए शामिल किया गया है। तो आप उससे मदद लें और उससे मश्क करें। मुस्तकिल मश्क जो है, तहरीर और पढ़ने की जो खूबियाँ हैं, उस आपके अंदर पैदा करेंगी और आप बेहतर तरीके से इस जवाब को लिख पाएँगे। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का तीसरा एडिशन है और अब जो अगले साल का नया निसाब है, वो भी इस किताब में शामिल कर दी गई हैं। तो जनाब पेपर के बारे में गुफ्तगू शुरू करते हैं। आपके सामने है 2024 का सरवरक, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि इस पेपर का दौरानिया 2 घंटे का है। ठीक है, 2 घंटे में ये पेपर आपको करना होता है। टोटल मार्क्स इसके 50 हैं और ये जो पेपर है मुकम्मल तौर पर लिटरेचर का पेपर है, अदबियात का पेपर है। इसमें जो पहला सवाल है आपका, अब उस पहले सवाल को अगर हम देखें तो किस किस्म का सवाल होता है और उसको किस तरीके से इम्तिहान में हमें पेश नज़र रखना चाहिए। मैंने ये जो कुछ बातें आपके सामने स्क्रीन पर तहरीर करके लगाई हैं, इसको ज़रा गौर से देखिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है, अनसीन पैसेज, इसे आप 40 से 50 मिनट का वक़्त कम से कम देंगे। ये फ़िक्र नहीं करेंगे कि अगर मैंने ज़्यादा वक़्त इसको दे दिया, तो हमारा लिटरेचर का काम कैसे मुकम्मल होगा। इन दोनों काम की नौइयत मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अनसीन पैसेज, कोई ऐसी इबारत आपके सामने आ जाए, जिसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, कभी उसके बारे में नहीं सुना या उसके बारे में जो भी मंसूबाबंदी की जानी चाहिए थी, उसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, तो लाज़मी बात है कि इस सवाल में आपको ज़्यादा वक़्त देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पर ये अनसीन पैसेज 2024 का है, जो मैंने इस वक़्त स्क्रीन पर लगाया हुआ है। आप अगर इस नज़्म को देखें जो कि कुर्सी नामा के उन्वान से मौजूद है, नियाज़ स्वाति की ये नज़्म है। तो इस नज़्म में एग्ज़ामिनर ने एक सफ़े के अंदर आप गौर से देखें तो कोई 18 लाइनें दी हुई हैं, यानी 18 मिसरे हैं। आम तौर पर 16 से लेके 20 मिसरे इम्तिहान में दिए जाते हैं। मिसरों का मतलब है वर्स यानी लाइन। तो 20 लाइनों को आपको गौर से पढ़ना है सबसे पहले। कैसे पढ़ना है? पहले पूरी तरह से नज़्म को पढ़ना है और नज़्म पढ़ने से भी पहले क्या करना है? आप सवाल को, ये जो सवाल दिया हुआ है, सवाल को ज़रूर ज़हन में रखेंगे। सवाल क्या है? नियाज़ स्वाति की दी गई नज़्म कुर्सी नामा को गौर से पढ़िए। इस नज़्म में शायर ने किस तरह तंज़ मिज़ाह और मंज़र निगारी से लोगों के बदलते हुए हालात को बयान किया है। और नीचे 3 इंडिकेटिव कंटेंट भी हैं, मिज़ाह निगारी, मंज़रकशी और इंसानी किरदार में तब्दीली। 350 से मतलब 300 से 350 वर्ड्स में जवाब लिखना है। तो सबसे पहले आप गौर से पढ़ने के बाद
देखिए इक़्तिबास की जो इबारत है, उसको पढ़ कर के अहम निकात जो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, उसको निशानज़द करना शुरू करेंगे। मसलन कहीं पर मंज़रकशी आपको नज़र आ रही है, तो लिख देंगे कि भई ये मंज़रकशी के लिए मुनासिब शेर है। कहीं आपको तंज़ और मिज़ाह नज़र आ रहा है, तो आप वहाँ पर वो हाइलाइट कर लेंगे कि भई यहाँ से मुझे तंज़ और मिज़ाह के बारे में बात करनी है। इसी तरीके से अगर कहीं पर आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें इंसानी किरदार में क्या-क्या तब्दीली आ रही है। मिसाल अभी मैं देता हूँ आपको, तो आपको वहाँ पे हाइलाइट कर लेना है कि ये इंसान के किरदार की बात हो रही है। तो सबसे पहले दर्जाबंदी करनी है, आपको स्क्रूटनी करनी है कि जो-जो बातें जहाँ-जहाँ पूछी जा रही हैं, उससे मुताल्लिक़ मिसरे या शेर कौन-कौन से ऐसे हैं, जिसको एलिब्रेट भी करना है आगे जाके जवाब में और जिसके बारे में आपको रेफ़रेंस भी देना है। तो इन सब बातों को मंसूबाबंदी में शामिल कीजिए। मंसूबाबंदी करते हुए उन अशार को पेंसिल से दर्ज कर लीजिए जिनको आपको अ, मुख्तलिफ रेफ़रेंस के तौर पर इस्तेमाल करना है और इन सारे कामों में आपको 10 से 15 मिनट भी लग जाए यानी पेपर शुरू हो गया है, एक लफ्ज़ भी आपने नहीं लिखा है, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट तक इन बातों की मंसूबाबंदी कीजिए। इन बातों को की दर्जाबंदी कीजिए। इन बातों को स्क्रूटनी कीजिए कि कौन-सी बात पैराग्राफ नंबर 1 में और कहाँ लिखनी है, कौन-सी बात पैराग्राफ नंबर 2 में और कहाँ लिखनी है, कौन से रेफ़रेंस को पैराग्राफ नंबर 1 पे लिखना है, कौन से रेफ़रेंस को पैराग्राफ नंबर 2 पे लिखना है, कौन से रेफ़रेंस पे नीचे बात करनी है, मंज़रकशी पे कौन से शेर को इस्तेमाल करना है, कि इंसानी किरदार के बारे में कौन से शेर को इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इन सब बातों की वज़ाहत करनी है, एक्सप्लेन करना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है। ये सब प्लानिंग 15 मिनट तक करते रहिए। एक बार पढ़ने के बाद अगर बात नहीं समझ में आए, तो दोबारा रीडिंग कीजिए। दो बार जब आप किसी इबारत को पढ़ते हैं, नस्र की हो या नज़्म की, आपको मालूम होना चाहिए कि अमूमन इसमें नस्र और नज़्म दोनों में से सवाल पूछे जाते हैं अनसीन पैसेज में। तो पिछले साल नस्र का आ चुका है जो बेदी के एक अफ़साने के बारे में था, 2025 में। अमूमन ये मुशाहिदे में आई है बात कि 2-3 साल तक नज़्म के बारे में बात पूछी जाती है, तो कोई 1 साल नस्र का हिस्सा आ जाता है। तो पिछले साल नस्र पे बात हो चुकी है, तो इम्कान कम है कि इस साल नस्र पे कोई बात पूछी जाए। ज़्यादा इम्कान है कि नज़्म के बारे में ही कोई सवाल आएगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, कोई हतमी बात नहीं है। एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी, वो चाहे तो 2 साल मुस्तकिल नस्र की बात भी पूछ सकता है क्योंकि सिलेबस में नस्र और नज़्म, प्रोज़ और पोएट्री दोनों शामिल है। तो 15 मिनट तक आप अच्छी तरह से मंसूबाबंदी करेंगे। फिर जो निकात आपको समझ में नहीं आए हैं, दोबारा इबारत को पढ़ कर के उन निकात को समझने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर लफ्ज़ आपको समझ में आ जाए। बाज़ औक़ात बच्चे एक-एक लफ्ज़ को समझने के चक्कर में बहुत वक़्त ज़ाया करते हैं। आपको थीम समझना है, आपको मफ़हूम समझना है, आपको ये देखना है कि नज़्म की डायरेक्शन क्या है, नज़्म किस अंदाज़ में आगे बढ़ रही है, नज़्म की टोन कैसी है, लहज़ा कैसा है, नज़्म किन लोगों को एड्रेस कर रही है, किन लोगों को मुख़ातिब कर रही है, नज़्म में कौन से माशरती और समाजी पहलुओं को हाइलाइट किया गया है, उनको उजागर किया गया है, नज़्म के अंदर किस इश्यू पे बात की जा रही है, किस इंसानी मसले पे बात की जा रही है, कौन से इंसानी रवैये हैं इसमें। अब मिसाल के तौर पे तंज़ और मिज़ाह है, तो तंज़ और मिज़ाह की कौन-सी शक्लें हैं इसमें। ये सब बातें आपको इस नज़्म में समझनी है और फिर जब सब बातें समझ में आ जाएँ, 15 मिनट तक मंसूबाबंदी वगैरह आपने कर ली, तो उसके बाद अगले 25 मिनट में इत्मीनान से जवाब लिखना शुरू कीजिए। 350 400 वर्ड्स लिखने में आपको 25-30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन असल काम है नज़्म की थीम को समझना, उसके बारे में अपनी राय कायम करना, उसके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर है, उसको सामने रखते हुए उस नज़्म का तनकीदी जायज़ा लेना, उसके उसलूब पे सोचना, उसके टोन यानी लहजे पे सोचना, उस पे जिन मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो रही है, उन मौज़ूआत की दर्जाबंदी करना, फिर उसको ऑर्डर में लिखने की मशक करना। ये सारा अमल आपको 50 मिनट में करना चाहिए। यानी जो पहला सवाल है आपको, ये 45 से 50 मिनट में अगर आपने कर लिया, तो मतलब है कि आपने आराम से अगले 2 सवाल को 70 मिनट में कर लेना है। 5 मिनट ज़्यादा भी लग जाए तो परेशान नहीं होना है, अच्छी तरह से इस काम को करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, मैं कुछ एक आध मिसालें भी दे देता हूँ। अब इसमें मिज़ाह निगारी और मंज़रकशी की बात की गई है। अगर आप गौर से देखें, मैं नज़्म ज़रा-सा पढ़ता हूँ आपको। इंसान का हर ऐब छुपा देती है कुर्सी, बुद्धू को भी ज़ीशान बना देती है कुर्सी। अब ज़ीशान आपको नहीं पता। सीधी-सी बात है, बुद्धू बेवकूफ़ होता है, इडियट अहमक। तो वो बुद्धू को ज़ीशान यानी ज़ीशान का मतलब हो गया है कि बड़ा अब नहीं समझ में आया लफ्ज़ समझ लो, एक मैं बच्चे की तरह सोच रहा हूँ।
ऐब कहते हैं बुराई को, इंसान का हर ऐब छुपा देती है कुर्सी, बुद्धू को भी ज़ीशान बना देती है कुर्सी। यानी बुद्धू को भी अक्लमंद बना के पेश कर देती है, जब कुर्सी मिल जाती है किसी को। अब यहाँ कुर्सी एक अलामत है, कुर्सी पावर की अलामत है। बच्चे अगर नहीं समझ पाएँगे, तो पहले नज़्म को गौर से पढ़ेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा। जब वो सारी बातों को पढ़ेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि कुर्सी से यहाँ पे क्या मुराद है। कुर्सी सिर्फ़ चेयर नहीं है, एक पावर, इख्तियार की अलामत है, अथॉरिटी, पैसा, दौलत, इन सब चीज़ों की अलामत है। तो इंसान का हर ऐब छुपा देती है कुर्सी, बुद्धू को भी ज़ीशान बना देती है कुर्सी। ये इंसानी किरदार की बात हो रही है। शब भर में ये मुफ़लिस को बना देती है ज़रदार, सोई हुई किस्मत को जगा देती है कुर्सी। यानी किस्मत जगा देना मुहावरा है, तो उसलूब में मुहावरे का भी बताएँगे। और मुफ़लिस को बना देती है ज़रदार, यानी मुफ़लिस कहते हैं गरीब तरीन आदमी को, ज़रदार दौलतमंद को कहते हैं। तो शब भर में एक ही रात में अगर कुर्सी मिल जाए, तो एक ही रात में इंसान गुर्बत से दौलत की इंतहा तक पहुंच जाता है और उसकी किस्मत जाग जाती है। इस तरह से एलिब्रेट नस्र में करते चले जाइए आप चीजों को। नेक्स्ट देखें, गांव में जो मशहूर है गुल्लू के लक़ब से, उस शख्स को गुलशेर बना देती है कुर्सी। अब यहाँ इंसान को जो इज्जत मिलती है, गुलशेर एक रिस्पेक्टेबल नाम हो गया, और गुल्लू एक अवामी जो जैसे रास्ते में चलते हुए किसी आम से इंसान को पुकारा जाता है, वो गुल्लू इधर आ जा। तो गांव में जो मशहूर हो गुल्लू के लक़ब से, उस शख्स को गुलशेर बना देती है कुर्सी। मिज़ाहिया अंदाज भी है, और मिज़ाहिया अंदाज में इंसानी किरदार की जो तब्दीली है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। देखिए वो सब बातें जो सवाल में पूछी गई हैं, वो आप इस तरह एलिब्रेट करते चले जाएंगे। उसके बाद देखो तंज और मज़ाह में कैसे एक और क्या बात की गई, वो लोग जो मरियल से नजर आते हैं पहले, उन लोगों की तोंदों को बढ़ा देती है वो कुर्सी। तोंद कहते हैं पेट को, पेट जो निकल जाता है खा खा करके। तो आप देखें मंजर कशी है भी, कि एक मरियल यानी बिल्कुल कमजोर सा इंसान है, लफ्जों के जरिए से कैसे मंजर कशी कर रहा है इंसान की, कि जब पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, पावर नहीं था, तो फिर इंसान मरियल सा नजर आता था, कमजोर नजर आता था। लेकिन जैसे ही इख्तियार आया, पैसा आया, तो खा खा करके इंसान की तोंदें निकल गई हैं। तो मंजर कशी यहाँ पर भी है। उसके बाद एक और देखें आप, ताउम्र वो फिर उसके लिए भरता है आहें, एक बार जिसे जलवा दिखा देती है कुर्सी। वो लोग जो रहते हैं किराए के मकान में, बंगलों में उन्हें लाके बिठा देती है कुर्सी। ये सब मंजर कशी है और तंज है, ठीक है। गर साहिब कुर्सी है फकत 3 ही फुट का। आप देखिए कितनी जबरदस्त तंज है ये। और इसमें इंसान की जो औकात है उसकी तरफ भी इशारा है, इंसान की जो पोजीशन है उसकी तरफ भी इशारा है। बौना कद कहते हैं वैसे तो लिटरली छोटे कद वाले को, लेकिन बौने कद का इंसान वो भी होता है जो इल्म में कम होता है, जो अपने इख्तियारात में कम होता है। तो वो लोग जो रहते हैं, सॉरी, गर साहिब कुर्सी है फकत 3 ही फुट का, उस बौने को 6 फुट का बना देती है कुर्सी। यानी इंसान उसके बारे में इतनी तारीफें करता है कि 3 फुट का आदमी 6 फुट का लगने लगता है, 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी लगने लगता है। तो इस सब चीजों में मंजर कशी भी है, तंज भी है, और इंसानी किरदार और रवैयों पे भी बात हो रही है। पूरी नज्म इस किस्म की है। अब आपने जब इसकी प्लानिंग शुरू की, तो मुख्तलिफ बातों की दर्जाबंदी कर ली कि किस शेर को कहाँ पर किस लिए इस्तेमाल करना है, और फिर अपने जवाब की तैयारी शुरू कर दी। अब देखिए ये कैसी कैसी बातें इसमें की गई हैं। समाजी रवैयों पर तंज है, कि वो लोग जो एक लफ्ज अदा कर नहीं सकते, तकरीर का फन उनको सिखा देती है कुर्सी। ये भी किरदार की बात है, इंसानी किरदार इंसान सीख जाता है। और आखिरी शेर देखें, नजदीक नहीं आता नयाज उसकी कोई भी, जिस शख्स को एक बार गिरा देती है कुर्सी। अब यहाँ इंसानी रवैया क्या, अगर वो कुर्सी से गिर गया, यानी उसकी पोजीशन खत्म हो गई, अख्तियार खत्म हो गया, तो लोग उसको मुंह नहीं लगाते, लोग उसको इज्जत नहीं देते। ये सब इंसानी किरदार है, इंसानी रवैये हैं, तंज है, मिजाह है, और समाजी रवैयों पर जबरदस्त किस्म के तनकीदी अंदाज में जायजा लिया गया है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस नज्म का जवाब आप लिख सकते हैं अच्छी प्लानिंग करके। तो इन सब बातों को आप 50 मिनट के अंदर करेंगे, तहरीर की शक्ल में ले आएंगे। अब जहां पे लिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये 1.5 सफ़े तो आपके पास होते हैं, तकरीबन 38-40 लाइनें होती हैं। 20 नंबरों के काम के लिए 400 अल्फाज तक ज्यादा से ज्यादा लिखना है, 350 एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो 38 लाइनें हैं, 38 जो लाइंस हैं, उसके बाद भी आपके पास इजाफी सफ़ा मौजूद होता है। आखिर में इस तरह का इजाफी सफ़ा होता है। तो आपको अगर यहाँ पर एक तो ये है कि आपको छोटे साइज में लिखना है, ज्यादा बड़े बड़े अल्फाज में नहीं लिखना। लाइन के अंदर पूरी लाइन को इस्तेमाल करना है, जो सुतूर हैं, लाइनें हैं, उसको पूरा इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि यहां से भी थोड़ा छोड़ दिया और आखिर से भी थोड़ा छोड़ दिया। ये सब सही तरीका नहीं है इस काम के लिए। तो पूरी तरह से मुकम्मल लाइनों को इस्तेमाल करें। एक पॉइंट को लिखने के बाद पैराग्राफ दूसरे में दूसरा पॉइंट लिखें, तीसरे में तीसरा पॉइंट लिखें। इस तरीके से 7-8 पॉइंट्स कम से कम आप लिखें। 6-7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स जब आप लिखेंगे, तो एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा कि 20 में से आपको पूरे नंबर दे। बहुत से बच्चे हैं जो इस सवाल में पूरे
के पूरे नंबर लेते हैं और हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं पिछले साल के हमारे बच्चों के कि जिसमें 100% मार्क्स लिया है पूरे लिटरेचर के पेपर में, 50 में से 50 आए हुए हैं। सिर्फ उन्होंने इस तरह से मंसूबाबंदी की, अच्छे तरीके से प्लानिंग की। तो ये 38 लाइनों में अगर बात मुकम्मल ना हो पाए, अल्फाज छोटा भी लिखेंगे, रेफरेंस को बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में लिखेंगे, ज़्यादा जो है ना फ़ज़ूल बातों से परहेज़ करेंगे, तकरार नहीं करेंगे, रिपिटिशन नहीं होगी आपकी एक बात से दूसरी बात की। एक बात को जहाँ कर दी उसके बाद एक नई बात होनी चाहिए, हर जगह एक नया नुक्ता होना चाहिए, नई बात होनी चाहिए। सारी नज़्म की एलिब्रेशन करनी है, सिर्फ 3 इस इंडिकेटिव कंटेंट तक नहीं रहना है कि सिर्फ 3 बातों को बयान कर दिया और बात खत्म होगी। पूरी नज़्म का एनालिसिस करना है, पूरी नज़्म का तनकीदी जायज़ा लेना है और उसके बाद अगर बात मुकम्मल ना हो पाए तो इज़ाफ़ी सफ़े में वाज़ेह अंदाज में, इस इज़ाफ़ी सफ़े में वाज़ेह अंदाज में क्वेश्चन नंबर 1 अनदेखा इक़्तिबास ऊपर हेडिंग डालना है और फिर बकिया जो ये जो 25 लाइनें हैं इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इज़ाफ़ी सफ़े में जब क्वेश्चन नंबर 1 का एक तहरीर कर दिया है तो इस इज़ाफ़ी सफ़े में कोई दूसरा सवाल ना तहरीर करें, क्योंकि स्कैन जब होता है पेपर चेक करने के लिए तो दोनों बातें अगर एक सफ़े में हो जाएँगी तो एग्ज़ामिनर को परेशानी होगी, वो शायद उस तरह उसको कनेक्ट ना कर पाए। तो एक सफ़े में इज़ाफ़ी जो सफ़ा है उसमें सिर्फ एक सवाल के इज़ाफ़ी हिस्से लिखें, दूसरे सवाल को बिल्कुल इसमें ना लिखें। उसके बाद आप आ जाएँ दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या होता है? अब इसमें दूसरा जो सवाल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हिस्सा शायरी से 2 सवाल देखते हैं इम्तिहान के लिए। 8 चीज़ें हैं कोर्स में, ठीक है? आपको मालूम होना चाहिए कि कोर्स में 8 चीज़ें हैं। शायरी के हिस्से हिस्से में अगर देखें तो ग़ज़लियात में हमारे पास जो हैं वो आतिश हैं, मोमिन हैं, अहमद फराज हैं, फिर परवीन शाकिर हैं और आतिश मोमिन, अहमद फराज, परवीन शाकिर और इकबाल, ये 5 ग़ज़ल गो शायर हैं। नज़्म के हिस्से में मुसद्दस हाली है, क़तात सरहदी है और आदमी है। आदमी पिछले साल आ चुका है, लिहाज़ा शायरी का ये सवाल आदमी और परवीन शाकिर, ये 2 सवाल पिछले साल आ चुके हैं, तो आपको छोड़ देना है। यहाँ पर 2 सवाल कौन से आ सकते हैं, इम्कान कौन-सा है? मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें फर्स्ट स्लॉट में मैंने रखा है मुसद्दस और आतिश को शायरी के हिस्से में। यानी पहले आपको सबसे पहले इन 2, एक ग़ज़ल से और एक नज़्म से करना चाहिए तैयारी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ामिनर ने कहीं सिलेबस में ये नहीं लिखा कि हम दोनों हिस्सों से ही पूछेंगे। ट्रेंड यही है, रुझान यही है। कभी एक आध बार 5 साल पहले दोनों हिस्से एक ही सेक्शन से पूछ लिए गए, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि एक नज़्म से और एक ग़ज़ल से सवाल पूछा जाता है, मगर आपको पूरी तैयारी करनी है, नज़्म की भी करनी है और ग़ज़लियात की भी करनी है। तो पहला स्लॉट हमने रखा है मुसद्दस, हाली की मुसद्दस मदजुल इस्लाम और आतिश की ग़ज़लें। आतिश का मिसाल के तौर पे सूफ़ीज़्म और इश्क़ हक़ीक़ी के हवाले से ज़्यादा बात पूछी जा सकती है और मुसद्दस के हवाले से जो बात पूछी जा सकती है, उसमें ज़्यादातर मुसलमानों के ज़वाल और मुसलमानों की पस्ती और उसकी मंज़रकशी और उसलूब, इन सब बातों पे बात हो सकती है। तो इस हिस्से में जब 2 सवाल आए और दूसरा जो स्लॉट हमने रखा है, उसमें इक़बाल की ग़ज़लियात और क़तात सरहदी को रखा है। तीसरा स्लॉट अहमद फराज़ और मोमिन खान मोमिन का है। तो कम से कम इन 6 शायरों को अच्छी तरह से पढ़ना है इसमें आपको। पढ़ने के बाद तनकीदी जायज़ा, किताब जो आपकी किताब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, उसमें तफ़सील से बहुत सारे निकात लिखे हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक कम से कम 7-8 पॉइंट्स को रेफ़रेंस के साथ, कम से कम 3-4 रेफ़रेंस शायरी के इस्तेमाल करेंगे आप, इसमें आपको लिखना चाहिए। हिस्सा शायरी में जो 2 सवाल पूछे जाएँगे, सबसे पहले आपको उन दोनों सवालों को गौर से पढ़ना है और ये देखना है कि आप कौन-सा ऐसा सवाल है जिस पे ज़्यादा महारत रखते हैं, ज़्यादा कंटेंट है आपके पास और सवाल के मुताबिक आप उसको लिख सकते हैं, टू द पॉइंट बात कर सकते हैं। उसके बाद उस सवाल को मुंतखब करके जब आपकी मनसूबाबंदी शुरू कर दीजिए। मनसूबाबंदी को आप ब्लैंक पेज में कीजिए, जो आखिर में ब्लैंक पेज है उसको पेंसिल से मनसूबाबंदी कीजिए, अहम निकात को तरतीब से लिखना शुरू कीजिए और फिर जो-जो अशार आपको याद आते जाएँ, उसको भी पेंसिल से लिख लीजिए कि इन बातों के लिए मैं ये रेफ़रेंस लिखूँगा, ये शेर लिखूँगा। एविडेंस को मज़बूत बनाते हैं रेफ़रेंस, तो रेफ़रेंस भी लिखना है। जब इन सब बातों को आपने 10 मिनट में मनसूबाबंदी कर ली, तो उसके बाद आप सवाल के मुताबिक जवाब शुरू कीजिए और अपने जवाब को 20 से 25 मिनट में आराम से आप कर लेंगे। तहरीर जो है 20 से 25 मिनट काफ़ी है। 300 अल्फाज को 25 मिनट में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप शायरी के सेक्शन को मुकम्मल करेंगे। शायरी के सवाल इस तरह से आते हैं, आप देखिए 2 सवाल यहाँ पर मौजूद हैं। ये 2024 का पेपर है। महमूद सरहदी के क़तात के बारे में सवाल आया था और मोमिन की ग़ज़लों के बारे में सवाल आया था। तो इसीलिए इसको हमने तीसरे स्लॉट में इस बार रखा है। लेकिन फिर भी आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद तीसरा सवाल होता है, अच्छा ये जो मार्क्स स्कीम है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वज़ाहत नहीं होती है कि बस उन्होंने कुछ
कुछ पहलू दे दिए होते हैं। तो आपका काम है कि आप कम से कम जो पॉइंट्स आपको किताब में बताए गए हैं, उसमें से 6-6 पॉइंट्स अच्छी तरह से लिखें। इसमें तो आप देखेंगे उसने 3 बातों को दे दिएगा, दौलत, शराफत का मेयार, सिफारिश का पहलू, फैशन परस्ती। लेकिन आपके पास इससे ज़्यादा कंटेंट मौजूद है, तो आप मज़ीद इज़ाफ़ा कर सकते हैं। इसने कहा है मे इंक्लूड फॉलोइंग, ठीक है ना? मे इंक्लूड का मतलब है ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मवाद को सवाल के मुताबिक पेश करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो हिस्सा नस्र का होता है। इसको भी आपको 30 से 35 मिनट में कर लेना चाहिए। यानी शायरी के लिए भी हमने 30 से 35 मिनट रखे थे और इसी तरीके से इस सेक्शन में भी नस्र के हिस्से में भी हमने 30 से 35 मिनट रखे हैं। और वही तरीका होगा कि नस्र के भी 2 सवाल मौजूद होंगे। हमने अपनी जो पिछली वीडियो में बताया है कि सबसे टॉप जो प्रेफ़रेंस है हमारी वो उम्मीद की खुशी और अफ़साना सिफ़ारिश है। उम्मीद की खुशी सरसीद का मज़मून है, अफ़साना सिफ़ारिश है। दूसरा स्लॉट हमारा है हम और हमारा इम्तिहान और आराम और सुकून। और तीसरे पे हमने ओवरकोट और आना घर में मुर्गियों का रखा है। तो ये 3 हिस्से जो 6 टॉपिक्स हैं इसको आपको अच्छे तरह से पढ़ के जाना है। इम्तिहान में 2 सवाल आ गया, आपने सवाल को गौर से पढ़ा, समझ लिया कि कौन-सा सवाल आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब उसकी फिर मंसूबाबंदी होगी। मंसूबाबंदी कहाँ होगी? खाली पेज में होगी और तरीके से मुख्तलिफ पॉइंट्स को पेंसिल से लिखेंगे और उसके अगर रेफरेंस थोड़े से नज़र के याद हो 2-3 तो उसको भी लिखना शुरू कर देंगे। 10 मिनट तक अच्छी तरह से प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग करने के बाद फिर आखिरी 25 मिनट में आप जवाब लिखना शुरू करेंगे। और जवाब लिखते हुए गंदगी, साफ-सुथरा काम करना है, गंदगी क्लमज़ी नहीं होना चाहिए, काट-छाँट ज़्यादा ना हो, अल्फाज़ का साइज़ छोटा हो, लाइनों का सही इस्तेमाल हो और बिल्कुल इस तरह जैसे ये 1.5 सफ़े मिले हुए हैं आपको, इस 1.5 सफ़े को इस्तेमाल करने के बाद अगर आपकी बात मुकम्मल ना हो पाए, तो अगेन इज़ाफ़ी सफ़े पे क्वेश्चन नंबर वाज़ेह अंदाज़ में लिखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है और उसको लिखने के बाद इज़ाफ़ी सफ़े को इस्तेमाल करेंगे। और तीसरे सवाल में अगर इज़ाफ़ी सफ़े में जगह ना हो, अगर कोशिश कीजिए कि इसमें काम हो जाए आधे सफ़े में, तो उसके बाद ना हो तो फिर इस ब्लैंक पेज को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैंक पेज भी स्कैन होके जाता है और चेक होता है। आप परेशान ना हो कि आपके पास स्पेस नहीं है। अलग से कोई पेपर एग्ज़ामिनर नहीं देगा। इस ब्लैंक पेज को भी आप तीसरे सवाल में या चौथे सवाल जो भी आप नंबर डालेंगे, सवाल का नंबर वाज़ा होना चाहिए जवाब में। इन बातों का ख़्याल रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आपको बात समझ में हो जाएगी। अनसीन के लिए 45 से 50 मिनट, शायरी के सेक्शन के लिए 35 मिनट, नस्र के सेक्शन के लिए अगेन 35 मिनट और साफ-सुथरा काम करके अपने जवाब को प्रेज़ेंट करें। मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें आपके सामने रखी गई हैं, ये आपके इम्तिहान में मददगार साबित होंगी। इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छा पेपर करके आएँगे। मुझे पता है कि बायोलॉजी का पेपर भी आपके इसी पेपर के साथ है, सिलेबस ए वालों का और वो कुछ इस हवाले से परेशान भी हैं। लेकिन अपनी तैयारी पूरी कीजिए, जो कुछ आपने पूरे साल पढ़ा है उसको रिकॉल कीजिए, अपनी प्रेज़ेंटेशन पे तवज्जो दीजिए, जवाब की प्रेज़ेंटेशन पे साफ-सुथरा काम कीजिए और जितना ज़्यादा कंटेंट आपको मालूम हो, उतना ज़्यादा आपकी मददगार साबित होंगे, सवाल को समझने में आपको मदद देंगे। लिहाज़ा अच्छा जवाब जो है वो आपके मार्क्स को खुद ब खुद बढ़ाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होके पूरे एतमाद के साथ जाइए और अपना बेस्ट, अपना जो बेहतरीन काम है, वो इम्तिहान में पेश कीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह कुछ नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।